नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पड़ोसी देश चीन में जिस पार्टी की सरकार चलती है उसके 100 साल इस 1 जुलाई को पूरा हुए हैं। इस मौके पर एक बहुत बड़ा आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ और जगह थी थिएनमेन चौक। वही थिएनमेन चौक जहां 100 साल पहले माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नींव रखी थी। वही चौक जहां 32 साल पहले लोकतंत्र की आवाज उठा रहे लोगों पर चीनी फौज ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। और वही थिएनमेन चौक जहां से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के लोगों को पार्टी की कामयाबी, सरकार की सफलता और देश की ताकत के बारे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जलसे पर बता रहे थे, अलबत्ता दहाड़ रहे थे। जो आदमी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वही हैं शी जिनपिंग, और आप आज की तारीख में इनको ही समूचा चीन मान सकते हैं। जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी मुखिया हैं, सेना के कमांडर इन चीफ हैं और सरकार के सर्वेसर्वा यानी राष्ट्रपति हैं। आज से 3 साल पहले 2018 में शी जिनपिंग ने चीन के संविधान में संशोधन करवाकर यह तय कर दिया था कि राष्ट्रपति पद पर वे जब तक चाहें तब तक बने रह सकते हैं। इससे पहले चीन में अमेरिका जैसा ही प्रावधान था कि कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेगा। यह परंपरा 1990 से शुरू हुई थी, लेकिन जिनपिंग ने यह सीमा खत्म कर दी। वही जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह पर माओ के यूनिफॉर्म में थे, सेना और देश के करीब 70,000 लोगों के बीच थे। समूचे चीन में सीधा प्रसारण चल रहा था और जिनपिंग करीब घंटा भर बोलते रहे। इसने चीन के लोगों के लिए जितना संदेश था उससे कम संकेत अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए भी नहीं था। आज असत में इस बात की असलियत जांचेंगे कि चीन का सबसे ताकतवर नेता जो कहता है और उसके देश की जो सच्चाई है उसमें क्या जमीन आसमान का अंतर नहीं है। पहले ये जानते हैं कि जिनपिंग ने क्या कहा था। चीन के राष्ट्रपति के मुताबिक चीन ने कभी किसी दूसरे देश के लोगों को परेशान, उत्पीड़ित या अपने अधीन नहीं किया और ना ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन दुनिया यह भी सुन ले कि कोई देश उत्पीड़ित या अधीन करने की कोशिश करेगा तो उसको 1 अरब 40 करोड़ से अधिक चीनी लोगों की फौलादी दीवार से टकराना पड़ेगा और वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खून फैला नजर आएगा। इस बात की चर्चा छोड़ देते हैं कि जिनपिंग के बयान में मर्यादा कितनी है, बल्कि इसी बात को परखते हैं कि क्या चीन सचमुच दूसरे देशों को अधीन या उत्पीड़ित नहीं करता। क्या है जिनपिंग की असलियत, क्या हो रहा है चीन में और चीन का चरित्र क्या है, उसके सबूत आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनना समझना जरूरी है। अब जरा कहानी भी सुनिए। 1949 में चीन पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया और उसको नाम दिया शिनजियांग। भारत के लद्दाख से सूबा लगता है और इसका इलाका लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के क्षेत्रफल का करीब करीब आधा और ईरान जैसे देश से थोड़ा ज्यादा। यहाँ की कुल आबादी का 45% उइगर मुस्लिम हैं और 40% चीनी हान चीनी है। चीन ने शिनजियांग को तिब्बत की तरह ही स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जे के अगले ही साल 3 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर जम गए। तिब्बत का दायरा 12,28,000 वर्ग किलोमीटर का है, 1/3 हिंदुस्तान से ज्यादा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के बराबर। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बीजिंग बुलाया था बातचीत के लिए और कहा था कि आप बिना गार्ड के आएंगे। दलाई लामा के समर्थकों को लग गया कि चीन उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना चुका है, लिहाजा उन लोगों ने दलाई लामा को जाने से रोक दिया और उन्होंने तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली। चीन ने 1962 में भारत पर जो हमला किया था उसका एक कारण दलाई लामा को पनाह देना भी था। शिनजियांग और तिब्बत से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद
चीन ने पड़ोसी देश मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से पर दखल कर लिया। इसे इनर मंगोलिया भी कहते हैं। 11,83,000 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका कोलंबिया जैसे देश के बराबर है और यहाँ करीब 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। और अब बात ताइवान की, जो एक बड़े युद्ध के मुहाने पर बैठा है। चीन और ताइवान में लंबे समय से टकराव है। दोनों एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो भाषण दिया, उसमें ताइवान पर वो लगभग दहाड़ रहे थे। जिनपिंग ने कहा कि ताइवान को चीन से जोड़ना अपना ऐतिहासिक मिशन है। हम ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास को नस्तनाबूद कर देंगे। चीन का एकीकरण ही हमारा मुख्य मकसद है। अब समझिए कि चीन के तेवर कैसे हैं। ताइवान की हवाई सीमा में चीनी फाइटर जेट बार बार घुसते हैं और उसकी नौसेना के जहाज समुद्री सीमा में सीनाजोरी करते हैं। आपको इस बात से भी अंदाजा हो जाएगा कि ताइवान स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने 2020 यानी कि पिछले साल ताइवान के हवाई जोन में 380 बार अतिक्रमण किया था। यह मामला कितना गंभीर हो चला है, इसको भी समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के लिए एडमिरल जॉन एक्लिनो को नियुक्त किया है और उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय सेनेट के सामने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसमें कहा गया कि सबसे खतरनाक चिंता उस इलाके में यह है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए अमेरिकी रक्षा हितों को मजबूत करने की खातिर 27 अरब डॉलर की योजना को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस इलाके में कुछ ऐसी क्षमताएं हासिल करनी हैं जिसका मकसद अमेरिका को वहां से बाहर रखना है। अमेरिका की साख इस बात पर निर्भर करती है कि वह ताइवान को चीन के हमले से बचा ले और अमेरिका लगातार इस कोशिश में है। अब हांगकांग। पहले हांगकांग चीन का हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग को लौटा दिया, लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ। इसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देगा। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं, और यह अधिकार उसी समझौते के तहत मिले जो ब्रिटेन और चीन के बीच 1997 में हुए। अब हांगकांग से लगे मकाऊ का मामला भी उठाते हैं, क्योंकि यह मामला कमोबेश हांगकांग की तरह ही है। यहाँ करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त ये समझौता हुआ कि मकाऊ को चीन हांगकांग की तरह ही 50 साल तक राजनीतिक आजादी देगा। अब जरा भारत आइए। 1962 के युद्ध में चीन ने लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत पीओके का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया। यानी आप देखें तो भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन बैठा हुआ है और यह इलाका स्विट्जरलैंड के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। इसके अलावा वह अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उस देश का राष्ट्रपति ये कहता है कि हम किसी देश की जमीन हथियाते नहीं हैं, हम किसी को दबाते नहीं हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। फरेब और धोखे का एक तरह से धंधा करता है चीन। मामला सिर्फ जमीन का ही नहीं है, चीन दक्षिण चीन सागर पर भी लाठी डंडा लेकर के बैठ गया है। चीन इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई के बीच दक्षिण चीन सागर लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का है। करीब 6-7 साल पहले समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर चीन वहां पहुंच गया। पहले एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया और फिर हवाई जहाज के उतरने के लिए हवाई पट्टी भी बना दी। काम उसका रुका नहीं बल्कि चलता रहा और देखते ही देखते चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करके वहां सैन्य अड्डा बना दिया। यह इलाका आर्थिक तौर पर खासी अहमियत रखता है। यहाँ 30,000 प्रकार की मछलियां हैं और मत्स्य उत्पादन के मामले में दुनिया में कुल मछली उत्पादन का 15% इसी इलाके में होता है।
दूसरी अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्री मार्ग से होता है और इस व्यापार का करीब 1/3 साउथ चाइना सी से होता है। इसलिए भी उसने यहां के कब्जे को लेकर किसी और की नहीं सुनी और दुनिया ने जब जब सवाल किया, चीन ने कहा कि साउथ चाइना सी से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अमेरिकी राजनेता जॉन एडम्स की एक बात बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि उसे युद्ध में ताकत के दम पर जीत लो या फिर कर्ज देकर के दबा लो। चीन ने इसी रास्ते को अख्तियार कर रखा है। खुले हाथ कर्ज बांटता है और नहीं देने पर जमीन कब्जा कर लेता है। चीन ने तमाम मुल्कों को जो पैसा उधार दिया है, अगर उसे जोड़ा जाए तो वह दुनिया के कुल जीडीपी का 5% बैठता है। सोचिए, दुनिया भर के देशों की कुल जीडीपी का 20वां हिस्सा चीन ने सिर्फ कर्ज दिया है। इस मामले में वह वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को काफी पीछे छोड़ देता है। अब कर्ज देता किसे? आमतौर पर कोई भी आदमी, संस्था या देश कर्ज देने से पहले यह देखता है कि लेने वाला चुका पाएगा या नहीं। चीन चाहता है कि लेने वाला अच्छा है कि चुकाए नहीं, इसलिए वह कर्ज वापसी की चिंता करता ही नहीं। अलबत्ता शर्तें मनमानी डाल देता है। 24 देशों के साथ चीन के हुए 100 लोन कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी के आधार पर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा यह गया कि चीन के समझौते एक तरफा होते हैं। उधार लेने वाले देश के सामने बहुत कम विकल्प रखा जाता है। सारी ताकत और फैसले लेने का अधिकार लोन देने वाली चीनी बैंक के पास ही होते हैं। 2014 के बाद तो उसने कर्ज लेने वाले देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गोपनीयता की शर्त भी शामिल कर दी। यानी आप अपनी जनता को भी नहीं बताएंगे कि चीन का कर्ज कितना है। कर्ज देकर कब्जा करने की चीन की नीति का सबसे ताजा उदाहरण है तजाकिस्तान। दिए हुए कर्ज को जब तजाकिस्तान ने लौटाने में मजबूरी जताई तो चीन ने रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण 158 किलोमीटर का इलाका घेर लिया और वहां अपना झंडा गाड़ दिया। अपना मिलिट्री बेस भी वहां उसने बना दिया। दक्षिण पूर्व एशिया के देश लाओस का तो और बुरा हाल है। उसने चीन के साथ 25 वर्षों के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके मुताबिक लाओस की नेशनल पावर ग्रिड पर चीन के मालिकाना हक वाली कंपनियों का नियंत्रण हो गया है। चीन को पता था कि वह लाओस को जो उधार दे रहा है उसकी वापसी वह नहीं कर पाएगा और फिर क्या करना होगा उसने यह भी तय कर रखा था, सो कर लिया। अब पड़ोस के देश श्रीलंका आइए। जब इस साल मई में भारत कोरोना से भयानक तरीके से जूझ रहा था, चीन ने श्रीलंका में महिंदा राजपक्ष सरकार के जरिए एक बिल पास करवा लिया। वो बिल था 269 हेक्टेयर में कोलंबो पोर्ट सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का। इस साल 20 मई को यह विवादित बिल सदन में पास हुआ और 24 मई को श्रीलंका पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया गया। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह जगह कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां कौन है? चीन। चिंता की बात यह भी है कि चीन ने जो कुछ श्रीलंका में किया है उससे वहां की सरकार ने सबक लिया ही नहीं। श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था और वह चुका नहीं पाया। लिहाजा चीन को मौका मिला, उसने पूरे बंदरगाह को, हम्बनटोटा बंदरगाह को और उसके आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और वह 99 साल की लीज पर आ गया। हम्बनटोटा की दूरी तमिलनाडु के तट से 550 किलोमीटर है। कहा यह जा रहा है कि कोलंबो पोर्ट सिटी को भी हम्बनटोटा की तरह चीन लीज पर ले लेगा, क्योंकि वहां भी वह बेहिसाब पैसा लगा रहा है और बहुत मुमकिन है कि श्रीलंका उस पैसे को चुका नहीं पाए। अब पाकिस्तान को देखिए। इस देश को विदेशी मदद की कब्रगाह कहा जाता है। गुजरे दशकों में वह अमेरिका से करीब 80 अरब डॉलर की मदद डकार चुका है। IMF ने भी 27 अरब डॉलर का लोन दिया, लेकिन न जाने कहां चला गया। मगर चीन तो चीन है। वह पाकिस्तान को अमेरिका और IMF से ज्यादा लोन अकेले दे रहा है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खर्च हो रहा है। इस कॉरिडोर को भी समझ लेते हैं। 3000 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पाकिस्तान को चीन के शिनजियांग सूबे से जोड़ता है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक यह रास्ता जाता है और इससे एक पाइपलाइन भी ग्वादर से शिनजियांग तक जाती है। अब पाकिस्तान को दिए कर्ज का नतीजा सुनिए।
सबसे अहम ग्वादर पोर्ट 4 दशक के लिए चीन के पास चला गया है और यहां से होने वाली कमाई का 91% हिस्सा भी चीन की जेब में जा रहा है। अब तो वह ग्वादर के पास अपनी नेवी की एक चौकी भी बनाने की योजना बना रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि चीन सीपीसी के नाम पर पाकिस्तान में ऐसे निवेश कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। अमेरिका को डर है कि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान में सीपीसी के बहाने बेतहाशा निवेश किया है, इस बात की पूरी संभावना बनती है कि चीन अब इस कर्ज के एहसान का इस्तेमाल पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। खास तौर से इसलिए क्योंकि न तो पाकिस्तान इस हालत में है कि वह चीन का कर्ज लौटा सके और न ही उसकी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि वह चीन के खिलाफ युद्ध में उसका सामना कर सके। यानी अगर कभी भविष्य में चीन ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तान बेबसी की हालत में चीन की कॉलोनी बन जाएगा। चीन रूस और कनाडा के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। उसका कुल एरिया भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है, 97,06,961 वर्ग किलोमीटर। उसकी सीमा 22,117 किलोमीटर लंबी है और 14 देशों से लगती है। इतने देशों से लगती हुई सीमा वाला कोई दूसरा देश दुनिया में नहीं है और चीन का उस हर देश से विवाद चल रहा है जिसकी सीमा उससे लगती है। जब से चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई है यानी कि 1949 में, तब से वह लगातार पास पड़ोस के देशों पर कब्जा करता चला जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि अगर चीन का कुल एरिया 97 लाख वर्ग किलोमीटर है तो 41 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका उसने हड़पा है और यह आज के उसके कुल क्षेत्रफल का 43% है। जिस चीन में वामपंथ की नींव माओ ने रखी, उसको समझे बिना चीन को आप समझ नहीं सकते। आज की राजनीति, आज के राजनेता, आज की व्यवस्था और आज की मानसिकता, उसकी एक डोर माओ तक जाती है। अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में लेनिन की अगुवाई में क्रांति हुई और वहां साम्यवादी सरकार बनाई गई। रूस में इस बदलाव ने चीन के एक धड़े में यह बात बिठा दी कि देश को एकजुट करने और उसके गौरव को लौटाने का हथियार मार्क्सवाद ही है। ऐसे में वहां के साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और मजदूर वर्ग एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसकी कमान माओ के हाथ में थी और माओ ने 1 जुलाई 1921 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी की स्थापना की। उसी सीपीसी के इस 1 जुलाई को 100 साल पूरे हुए। माओ ने 1 अक्टूबर 1949 को चीन की आज़ादी का ऐलान किया और खुद को उस देश का सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। चीन के लोग जब तक यह समझ पाते कि उन्होंने किसे चुना है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। साम्यवाद के नाम पर माओ के हाथों चीन में निरंकुश, दमनकारी और डरावने शासन का दौर शुरू हो गया। सत्ता में आते ही माओ भूमि सुधार की ऐसी योजना लेकर आए जिसमें जमीन के मालिकों से जमीन छीनकर लोगों में बांटा जाता था। हो ये रहा था कि जमीन के मालिकों या अमीर किसानों को पीट पीट कर मार डाला जाता था और माओ की इस नीति पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। चीन की आज़ादी के बाद शुरू हुई ये नीति 1951 तक चली और माना यह जाता है कि इसमें करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई, मार डाले गए। माओ की मौत के बाद चीन की कमान डेंग जियाओपिंग के हाथों में आई। 4 जून 1989 को लोकतंत्र की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और डेंग सरकार ने इसको दबाने के लिए सेना को उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि सेना ने उन प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस गोलीकांड में कम से कम 10,000 लोग मारे गए। इस घटना को थियाननमेन कांड कहते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर शी जिनपिंग जिस जगह से भाषण दे रहे थे, ये वही जगह थी, थियाननमेन चौक। सच तो ये है कि चीन में जो वामपंथी सरकार रही है वो लोगों की सेवा, राष्ट्र गौरव के नाम पर दमन और अहंकार का दूसरा नाम हो गई है। शी उसी की प्रतिमूर्ति है। आज की तारीख में चीन ने आर्थिक तरक्की तो कर ली, उसकी फौज बहुत ताकतवर तो हो गई, लेकिन जनता के पास बोलने और मनमाफिक जीने का अधिकार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल की यह जो सालगिरह थी, यह जो जलसा था, वो दरअसल जिनपिंग का प्रशस्त गीत ही था, उससे ज्यादा कुछ था नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता में समानांतर नेताओं को प्रताड़ित किया या फिर जेल में डाल दिया। आज पार्टी में जिनपिंग के चुनिंदा सिपहसालार ही बचे हैं जिनमें जिनपिंग का विकल्प बनने की हिम्मत शायद ही है।
जिनपिंग के जाति का एक केस अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा है। जैक मा की स्थिति यह है कि चीन के सबसे बड़े अरबपति होने का दर्जा वे खो चुके हैं, चौथे पायदान पर हैं और चीन की सरकार उनकी कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है। जानते हैं ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि जैक मा ने चीन में बैंकों की कर्ज नीति और फाइनेंशियल रेगुलेशन की पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थितियों में उद्योगों के पनपने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा बदलाव की जरूरत है। लेकिन उनकी यह सलाह उनके लिए शामत बन गई। इससे पहले बिजनेसमैन रैन जिनपियांग लापता हो गए थे। कारण ये था कि उन्होंने कोरोना से सही तरीके से नहीं निपटने के लिए शी जिनपिंग को मस्खरा कहा था। बाद में रेन मिले तो जरूर, लेकिन 18 साल के लिए जेल भेज दिए गए। सच यह है कि चीन में पार्टी संगठन, सेना और सरकार में कहीं भी जिनपिंग के खिलाफ बोलने की गुंजाइश बची ही नहीं है। हाल ही में वहां के अधिकारियों ने पार्टी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में 20 लाख ऑनलाइन पोस्ट को डिलीट किया। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली 2 बड़ी उपलब्धियों का बखान करता है: गरीबी खत्म करने और कोविड से निपटने की सरकार की कामयाबी। जिस कोरोना को रोकने का ढिंढोरा चीन पीटता है, दुनिया उसे चीन की सबसे बड़ी साजिश मानती है दुनिया के खिलाफ। आज सभी देशों की तरक्की औंधे मुंह गिरी हुई है। उस समय चीन ने इस साल की पहली तिमाही में 18.3% का विकास दर हासिल किया है। क्या यह सही है? क्या इसमें चीन की बड़ी साजिश नहीं है? जो बू आती है चीन की साजिश की, वो यूं ही नहीं है। शी जिनपिंग ने 2012 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख की हैसियत से अपनी गद्दी संभाली, सत्ता संभाली और कमान अपने हाथों मिली, उसके बाद से उन्होंने संगठन को मजबूत करने, सरकार को सख्त बनाने का काम किया और लगे हाथ देश के भीतर राष्ट्रवाद का एक अजीब सा माहौल तैयार किया। इसको समझना जरूरी है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। समूचे संसार में चीन का डंका बजेगा। आर्थिक तरक्की के रास्ते पर वन बेल्ट वन रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना चीन को आगे ले जाएगी और चीन के दायरे से अभी भी बाहर खड़े ताइवान जैसे देशों को चाइना का हिस्सा बनाया जाएगा। सारे चमचमाते संकल्प पार्टी के एजेंडे से जोड़ दिए गए, सरकार को उसको पूरा करने का हथियार बनाया गया और इन सारी उम्मीदों को जिनपिंग से जोड़ा गया। यानी कि महान चीन का मतलब महान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और महान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मतलब महान शी जिनपिंग। वैसे एक बात यहां जोड़ना या बताना जरूरी है। चीन व्यवस्था के स्तर पर निरंकुश, दमनकारी, जन विरोधी, अलोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन उसकी तरक्की पर गौर करना भी चाहिए। 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहां प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब $210। भारत में तब कहीं ज्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि तब चीन में भारत से 26% ज्यादा गरीब थे, लेकिन 1978 के बाद चीन में तेजी से बदलाव आने लगा और अब वो दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन के लोग भारत से 5 गुना ज्यादा अमीर हो चुके हैं। चीन की आर्थिक तरक्की भी कई तरह से मानवाधिकार के उल्लंघन, जुल्म, जाति शोषण के रास्ते से चलती जरूर है, चल भी रही है। लेकिन मोटी बात यह है कि जिनपिंग ने जिस तरीके से चीन की कमान अपने हाथ में लेकर के देश को आगे बढ़ाया है, उसको देखने, समझने और उस मॉडल से कुछ सीखने समझने की जरूरत है। मगर असली मामला चीन के बुनियादी चरित्र का है, उस व्यवस्था का है जिसके तहत वो चलता है, उस मानसिकता का है जिसके तहत वो दुनिया के साथ व्यवहार करता है। भारत के लद्दाख से लेकर ताइवान और साउथ चाइना तक में सैनिक टकराव चीन लगातार मोल रहा है। वो उन सभी बातों के ठीक उलट है जो जिनपिंग ने माओ वाले कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जलसे पर देश और दुनिया के सामने कही। कुल मिलाकर के जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी वाला चीन अपने साथ कुछ लूले, लंगड़े, उदंड, उठाईगीर और कुछ गरीब मुल्कों को जोड़कर एक गैंग बनाए हुए है और वो उसका गैंगस्टर है। इस चीन को जानने, समझने, देखने और उसके साथ उसी की तरह का सलूक करने की जरूरत है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे फिर अगले हफ्ते होगी। मुद्दा नया होगा, मसला नया होगा। तब तक के लिए